गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला और हुमा के साथ। हेलो। अच्छा, ये बड़ा ही ये जो हमारी लास्ट हेडलाइन थी शनेरा अकरम वाली, वो वैसे ही बड़ी फनी है। शी इज़ एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। और इस किस्म की चीज़ें अगर कराना शुरू कर दें तो आपको पता है ना कि वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा अपने आप को पाकिस्तानी समझती हैं और आइडेंटिटी अपनी पाकिस्तानी रखती हैं। तो शी वांट्स टू विन ऑल दीज काइंड ऑफ गेम्स, कि सब्जियां हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी हो, मैं बेहतर जानती हूँ। So we are going to, it is very evident as well. Let us come down to what happened yesterday और हुकूमत की परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 10 days, उसकी हम बात कर लें। बहुत बड़ी तकरीब भी हुई। आखिरकार तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए हुकूमती कारकर्दगी बताने के लिए इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि बड़े तबसरे सुने, 100 दिन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हमने चीज़ें बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मेड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी हुकूमत के इक़दामात को बड़ी कामयाबी करार दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अब पता चला है कि लोग अकामे लेते हैं, क्यों लेते हैं। और बकौल इमरान खान, आने वाले दिन आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने 375 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स पकड़ने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को अपने 100 दिनों की बड़ी कामयाबी करार दिया है। लगे हाथों उन्होंने 100 रोज़ा हुकूमती कारकर्दगी का क्रेडिट अपनी अहलिया बुशरा बीबी को भी दे दिया। कहा कि इन 100 दिनों में सिर्फ एक छुट्टी की है। इमरान खान ने यह भी बताया कि उनकी अहलिया उन्हें याद दिलाती हैं कि अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कल आपने भी वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी होगी, अभी हम कुछ पार्ट्स उसके सुना भी रहे थे। वो 100 रोज़ा परफॉर्मेंस पर काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत का 100 रोज़ा प्लान जो भी उन्होंने डिसाइड किया था वो वाकई अमल शक्ल में नज़र आया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 100 दिन जो है उन्होंने खुद अपने लिए एक टारगेट मुकर्रर किया था। हालांकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में 100 दिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ही एक बेंचमार्क मुकर्रर किया था, तो इस लिहाज से जो भी उनकी परफॉर्मेंस है या उसको जिसको परखा जाएगा उसी बुनियाद पे परखा जाएगा। यकीनी तौर पे इमरान खान साहब की जो तकरीर थी कल, वो तो ऐसा लगता था कि वो जो है मुतमईन नज़र आ रहे थे। उनका लहजे से और तमाम बातों से मालूम हो रहा था कि उन्होंने वो तमाम चीज़ें हासिल कर ली हैं जिसका उन्होंने एक रात से इरादा किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक डायरेक्शन शायद बन गई है हुकूमत की, लेकिन इतने चैलेंजेस थे हुकूमत को कि ये तवक्का करना कि 100 दिन में वो पूरे करेंगे, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड उनकी वो थी फीलिंग। एक तो सबसे बड़ा मसला जो आता था वो ये था कि हुकूमत ने अपने लिए जो है, जो पिछली हुकूमतों से ये मुख्तलिफ थी, वो ये थी कि उनका पूरा जोर जो था वो एक लिहाज से ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। इससे पहले हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट या PMLN की गवर्नमेंट का ज़्यादातर तवज्जो जो थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे थी। इनका पूरा पार्टी का महवर जो था वो ये था कि हम तालीम, सेहत और ऐसी दूसरी चीज़ों, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप करें अगर उसको, तो मैं समझता हूँ कि काम ठीक है, एक डायरेक्शन थोड़ी एक हद तक हुई थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत इत्मीनान बख्श इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। सबसे बुनियादी चीज़ आती है माशियात का, और सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए था कि एक माशियात को जो है या इक़्तिसादियात को जो है वो उनकी एक लिहाज से करने का था। यकीनन ये इनकी पैदा करदा नहीं थी ये सूरत हाल, ये जो है पिछली हुकूमतों की पॉलिसी का नतीजा थी, लेकिन काम तो इनको ही बन के आता था। 100 दिन जो थे एक लिहाज से उम्मीद की जाती थी कि एक सही डायरेक्शन पे जाएगी चीज़, ख़ास तौर है, लेकिन वो उसमें कमी नज़र आती है। ठीक है, थोड़ी वक्ती तौर पे जो प्रेशर था, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट को कह लें, या जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आता था, वो उसमें एक हद तक जो है आपने उस चीज़ को कमी को पूरा किया है। लेकिन है सऊदी अरेबिया के साथ पैसे आपको कुछ मिल गए, कुछ चाइना के साथ फाइनेंशियल एड आपके पास आ गई, लेकिन ये जो है इसको ये कहना कि जो है इकॉनमी जो है वो मेरे ख्याल ज़्यादा खाम ख्याली है। और उसके साथ साथ और भी आती है कि देखें यानी आपको लॉन्ग टर्म, मुझे नज़र नहीं आता कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई मौजूद है या स्ट्रेटजी मौजूद है। इससे कोई नहीं कहता है कि आप 100 दिन में कोई मिरेकल हासिल कर लेंगे, कोई मौज़े कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि आपकी सिमत किस तरफ है।
तो मैं समझता हूँ कि 100 दिन जो मुझे नजर आते हैं, इसी पॉइंट पे आपसे लेकर चलते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोई मौजज़ा हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम दावे बहुत बुलंदोबांग थे। तो एक बात तो ये कि इन दिनों में कोई ऐसे अमली इक़दामात हुए हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचना शुरू हो गया हो। दूसरा, सिमत डिटर्मिन हो गई, क्या सिमत का तयन हो गया कि हाँ ये सिमत दुरुस्त है? देखिए, सिमत का भी तयन नहीं हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और यही मैं बात पहले कह रहा था कि आप 100 दिन में बहुत कुछ नहीं कर सकते। 100 दिन में तो लोग कदम जमाना सीखते हैं, लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ग्लैरिंग नज़र आती है। मसलन ये कि आपके पास जो है कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी उन भी नहीं है जिनका आपके नज़दीक जो है अहमियत रखती है। मतलब सोशल वेलफेयर स्टेट आप जब उस वक्त तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि आपकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आएगी। गवर्नेंस जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा खामी नज़र आती है। आपके एक कोहेरेंस जो है हुकूमत के दरमियान वो भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिससे लगता था कि गवर्नमेंट में वो तजर्बा नहीं है। और ठीक है, तजर्बा नहीं है, पहली दफ़ा ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, लेकिन इसमें गलतियां भी काफ़ी हुई हैं एक तरफ। और फिर दूसरा एक और बात भी आती है कि देखिए ये हुकूमत का जिसको समझ में शायद इनको वो नहीं थी कि एक अपोजिशन माइंडसेट से हुकूमती माइंडसेट पे आना है इनको करना था, लेकिन वो उसमें भी खामी एक नज़र आती है कि सारा लगता यही है कि उनको अभी तक एहसास नहीं है कि वो हुकूमत में है। और हुकूमत में जब आते हैं तो उनके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। उसका इजहार जो हमें नज़र आता है, जैसे अब पार्लियामेंट के अंदर ये देखें हुकूमत जो है ये इसमें बहुत बड़ी अक्सरियत इनके पास नहीं है। इनकी अक्सरियत इसलिए आई है कि उसको दूसरी जमातों की हिमायत हासिल है। जब ये सूरत हाल होती है और आपको जो रिफ़ॉर्म एजेंडा है, मैं नहीं कह रिफ़ॉर्म इनके जो है एक लिहाज से जो इन्होंने पहले जारी किया था 11 पॉइंट इक़्तिदार में आने से पहले 100 दिनों के लिए, वो इसमें यकीनी तौर पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें थीं। लेकिन वही बात आती है कि आपको उसके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ेगा, आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और वो दोनों चीज़ों में वो लैक नज़र आती है। जब तक आप सख्त फैसले नहीं करेंगे, और सख्त फैसले जो किए जाते हैं वो शुरू के जो आपके हिस्से होते हैं पहले साल में किए जाते हैं। तो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जो मुझे एक जिसको कहते हैं डायलेमा नज़र आता है वो ये है कि एक तरफ उनके एक पॉपुलिस्ट स्लोगन है, बाज़ में यकीनी तौर पर लोगों के लिए, आवाम के लिए, और दूसरी तरफ फिर जो सूरत हाल जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उसमें उनको फैसले करने पड़ेंगे। तो वो एक तज़ाद, एक जो टकराव जो है वो एक तज़ाद और टकराव आपको नज़र आता है। और लेजिस्लेशन के मैदान में ज़ाहिर है कोई इतनी खास कारकर्दगी रही नहीं है इन 100 दिनों में। लेकिन कुछ दीगर फ्रंट्स की बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ अपनी कामयाबियाँ गिनवाई हैं सिफारती सतह पर, फ़ॉरेन फ्रंट पर। उन्होंने बताया सऊदी अरब का कामयाब दौरा, वहाँ से एड आना, फिर चाइना का कामयाब दौरा, फिर भारत के साथ ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो करतारपुर कॉरिडोर का खुल जाना। क्या ये बिल्कुल मलेशिया का कामयाब दौरा, क्या ये इस हुकूमत की सफारती कामयाबियों में गिना जा सकता है, शुमार किया जा सकता है इन सब चीज़ों को? देखिए, एक तो पहले मुझे इस बात पे एतराज़ है कि हमारे यहाँ एक अजीब सी रवायात है कि जैसे हम जो है फ़र्ज, जैसे आपने बताया कि सऊदी अरेबिया से हमें इमदाद मिल गई अपनी कामयाबी में, खैर वो उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। किसी मुल्क के लिए जो है बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि आपके फाइनेंशियल एड जो है वो सफारती आपकी फ़तह समझी जाए। ठीक है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है एक्सटर्नल पॉलिसी में, और उसमें आसान काम नहीं था कि आप उसको नेविगेट करते। आप पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं एक लिहाज से खित्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए नज़र आते थे, हिंदुस्तान के साथ भी कशीदगी है, और अफ़गानिस्तान के साथ भी। ठीक है, इनके मेरे ख्याल कुछ कदम ज़रूर उठाए थे। कुछ सिमत हमें नज़र आती है कि इस हुकूमत की पॉलिसी अच्छी, ये इस लिहाज से मज़बूत रही है कि जो है उनका यह जो खित्ते में उनके ताल्लुकात को बढ़ाना, बेहतर करना, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे हो या भारत के साथ, ये ठीक है। लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी मेच्योरिटी हमें कम नज़र आती है। मेच्योरिटी से मतलब ये है कि जैसे बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बाज़ चीज़ों में, तो वो जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली बात। याद होगा कि अमेरिका के यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा आए थे
पॉम्पियो, वो यकीन तौर पे एक ये चीज़ थी कि नई हुकूमत पाकिस्तान में आई थी और और अमेरिका की भी ये तरफ से आई थी कि उसके देखा जाए कि क्या सूरत हाल बनते सकती है, क्या हम दोबारा हम साथ काम कर सकते हैं। एक अच्छी थी कि आए हैं बहुत अरसे के बाद, कोई इस पैमाने के अमेरिका के ऑफिशियल क्या विज़िट था, लेकिन उसके ऊपर जो हमने बाद में बयानात दिए कि बस अब रीसेटिंग हो गई है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि ताल्लुकात में जो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई है। उसकी वजह हमारी नहीं थी, यकीन तौर पे अमेरिका की तरफ से थी। तो थोड़ी सी जो है हमें जो है वो दिखाना चाहिए कि एक कठिन मरहला है, चैलेंजेस हैं, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है आप एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल फ्रंट ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि खारजा पॉलिसी आपके घर से शुरू होती है, और घर से शुरू जब होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जबकि घर के हालात अच्छे होते हैं, जब आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी होती है, तो आपकी खारजा पॉलिसी में भी बेहतरी आती है। तो इसको दोनों को लिंक करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वाकई घर के हालात बिल्कुल ठीक हों तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होती है। वेरी क्विकली जाहिद साहब, इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस से बड़े मुतमईन नज़र आए हमें कल, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुश्किल दिन भी आने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमें टू कोट सोहेल वड़ाइच साहब, ये खुला तजाद आपको नहीं नज़र आ रहा कि इसमें वो खुद काफ़ी सेटिस्फाइड हैं एंड येट ही इज़ वार्निंग ऑफ वर्स्ट टाइम्स? देखिए, एक अच्छी बात होती है अगर जो है आपके वज़ीर-ए-आज़म पूरा एतमाद नज़र आएँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि उसमें एक लिहाज से जिन्होंने वार्निंग दी है कि हालात कठिन आ सकते हैं, मेरा ख्याल ये कि उसको भी जो है उनको ज़्यादा अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि यकीनी बात है कि इस हुकूमत का वजह नहीं है, हुकूमत जो आपकी सूरत हाल है और जो आपके चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संजीदा से हैं, और उसकी वजह ये मैं नहीं कहता हूँ कि हुकूमत है, लेकिन जो भी है सूरत हाल है उसमें आपको ये लोगों को भी बावर कराना पड़ेगा कि आसान रास्ते नहीं हैं और उनको तैयार ज़हनी तौर पे भी करना पड़ेगा। लोगों को बावर भी कराना पड़ेगा, आसान रास्ता नहीं है, ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की कल इमरान खान साहब की 100 रोज़ा तकरीब के हवाले से, उनकी तकरीर के हवाले से। हमारे पास बहुत कुछ है वैसे भी बात करने के लिए। अब हम यहाँ पे एक गेम करने लगे। ये नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस, नजर आ रहा है। इसकी उर्दू क्या होती है? गॉड, मुझे पता है। एक सेकंड अब्दुल्ला, और बाय द वे ये गेम सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों है? हमें कोई ऐसी गेम करनी चाहिए जो आपको भी ना पता नहीं है। मतलब है कि इसमें कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, कोई आपको कंफ्यूजन अच्छा, ये नजर आ रहा है नंबर स्क्रीन पे? नवासी बिल्कुल नजर। ओह यस, ओह यस, ओह यस। कैसे कोई भूल सकता है? नवासी तो नवासी होती है ना। मुझे लग रहा है कि पीछे से कहीं मदद आई, बिल्कुल इमदाद आई है बैरूनी। बाय द वे इन चीजों में मेरी टीम मेरी मदद नहीं करती, बिल्कुल खामोशी है, वरना तो यह शोर होता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। बट दिस वाज नाइस। शनेरा और जॉर्ज का बड़ा ही मजेदार किस्म का, वेरी नाइस। और दोनों के 5.5 पॉइंट्स थे। उस गोभी का हाल देखा था क्या हुआ था? हाँ, वो आधी गोभी हो गई थी हर जगह। गोभी से याद आया कि कल ही मैं लेके आया था, तो आज पक्की होगी, क्योंकि सब्जी आपको पता है कि आजकल मुझे लग रहा है कि वैरायटी ऑफ सब्जी से कम मिल रही है मार्केट में। जिस हफ्ते जब भी मैं 2-4 दिन बाद सब्जी लेने जाता हूँ, फिर ये सोचता हूँ कि ये तो कल परसों ली थी, अब क्या लेके जाऊँ। हाँ, मेरे साथ एग्जैक्टली हो रहा है। और एक्चुअली हम ये बात भी इसलिए कर रहे हैं कि लिटरली कल हम जब शो के बाद घर जा रहे थे तो हम एक दूसरे को सारे कंसल्ट कर रहे थे कि आज घर में क्या पकाएं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बाय द वे क्वेश्चन होता है, एंड यू कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद इट। रोज अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ये सवाल बड़ा अहम है, एक और खातून गेस्ट हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन जो खातून गेस्ट हमारा इंतजार कर रही हैं उनको शायद ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर में क्या पकेगा, क्योंकि वो तो छापे मार रही हैं हर जगह। ये बताना है हमने आपको। टेक अवे भी कर सकती हैं वैसे। दैट्स ट्रू। अच्छा जी, फर्ज की राह में कोई रुकावट नहीं। पेशावर की असिस्टेंट कमिश्नर नन्हे बच्चे के साथ सड़कों पर निकलती हैं, बड़ी मिसाल कायम कर रही हैं एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर सारा तवाब उमर। उस वक्त तवज्जो का मरकज बनी जब सूबाई दारुल हुकूमत में तजावुजात और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दौरे में वो अपनी 5 महीने की बेटी को कंधे से लगाए फराइज की अंजाम दे रही थी। आई मीन दिस इज कमेंडेबल। जरा साथ साथ आप वीडियो भी देखते रहें और फिर उनसे बात भी करेंगे। सारा तवाब ने कीमतों की चेकिंग के दौरान 45 अफराद को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर दौरान ड्यूटी सारा तवाब की उनकी बेटी के हमरा तस्वीर वायरल हुई और इन्हें काफी सराहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है सारा से मिलने की भी, और ये छोटी जो बेबी गर्ल है उससे मिलने की भी हमें बड़ी ही तजस्सुस है जी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर सारा तवाब हमारे साथ है। सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करो। सारा, हम देख रहे हैं कि आप अभी भी बिजी हैं बेबी के साथ।
बस 24/7 ड्यूटी है, बेबी के साथ भी और फील्ड में भी। तो सारा ओके, चले लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट कि हम अब बड़ा ही हैरान हो गए कि हमें पता चला कि ऑब्वियसली इतनी सीरियस काम करना कि तजावज़ात हट रही हैं, मतलब उसमें काफ़ी टेंशन भी हो जाती है, कीमतें बढ़ रही हैं, आपको जाके ओवरसी करना होता है, चेक करना होता है, तो ऑब्वियसली एक बंदे का डिमीनर होता है कि उसको बड़ा भारी भरकम पावरफुल लगना है। तो आप बेबी को लेके साथ जा रही हैं, माशाल्लाह उसकी आवाज़ें भी हमें आ रही हैं, तो आपको लगा नहीं कि आपकी अथॉरिटी पे कोई सवाल उठा सकता है कि मैं बच्चे के साथ जाऊं? वेल, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी इस प्रोग्राम में बुलाने के, और दूसरा ये कि आपके जो सवाल है इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर है, हमारा जो ज़िले इंतज़ामिया है, तो मुझे वहीं से आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे वहीं से सपोर्ट हासिल है हमारे डिप्टी कमिश्नर पेशावर से, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ इस मतलब सपोर्ट है उनकी, तो इसलिए अदरवाइज़ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और बच्ची को लेकर जाना और इसको फील्ड में इट वाज चैलेंजिंग, और इसका वहाँ पे आई वाज टोटली अवेयर कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद सारे चैलेंजेस के सारी आई वाज टोटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग इसके, तो फिर भी अपनी बच्ची का ख्याल रखना आई थिंक एक मदर का पहला फरीज़ा है। इसके बाद और सारे काम जो हैं इंसान के चलते रहते हैं, और मेरा प्रोफेशन, मैंने बड़े जज्बे से इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, तो मैं उस पैशन के साथ जिस पैशन के साथ आई थी उसी जज्बे के साथ आज भी उसमें अपने 1.5 ईयर मेरा हुआ है इसमें कि मैं आज भी इसमें अपने जज्बे से ही काम कर रही हूँ। फिर मेरी बच्ची अभी 5 मंथ्स की है, तो मैं इसको भी जज्बे के साथ एज अ मदरहुड भी मैं चला रही हूँ। अच्छा सारा, आपसे एक बड़े हम क्यूरियस है, आपसे ये सवाल भी करना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपको पता है तस्वीरें वायरल हुई, बहुत लोग ऑब्वियसली आपकी बड़ा कमेंट कर रहे थे आपको कि बड़ी ज़बरदस्त बात है, ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी तो इज़ अ बच्चा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि शायद आप इसलिए लेके गई हैं अपनी बच्ची को साथ क्योंकि आपके पास पीछे छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, और बहुत से लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं। वाकई बहुत सी ख़वातीन हैं, यंग गर्ल्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो काम और बच्चे को साथ करना मुश्किल हो जाता है, तो आपके पास भी पीछे छोड़ने को जगह नहीं थी या फिर आपने डिसाइड किया कि मैं लेके जाऊंगी? एग्जैक्टली, मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं, और माय मदर इन लॉ, माय इन लॉज आर बेस्ड इन लंदन यूके, और माय हस्बैंड इज सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी, ही इज रिसेंटली पोस्टेड, ही इज फॉर द 5-6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं, ही इज पोस्टेड इन मीरानशाह, and he's captain in army. So I am the only alone person in Peshawar, but alhamdulillah अल्लाह ताला ने strength दी है, मैं अपनी बच्ची को 3 महीने की थी, ये मेरे साथ फील्ड में आ रही है, लेकिन आई डोंट नो तस्वीरें वायरल कैसे हुई और ये इस तरह, लेकिन बड़ी कमेंडेबल बात है, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ये सर्कमस्टेंसेस सारा होते हैं जब आपके घर में पीछे कोई नहीं होता कि नानी दादी या इवन हस्बैंड बिजी होते हैं तो आप होते हैं तो आप बच्ची को छोड़ सकें, दोनों माँ बाप भी अगर हो मौजूद तो अब भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को आपको हर जगह साथ लेके जाना पड़ता है अनलेस एंड अनटिल पीछे कोई मौजूद हो। ये बताइएगा कि कभी आपके जहन में कोई ख्याल, कोई डर आया कि मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ, कोई एहतजाज हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता कोई सानेहा हो सकता है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी होता है, कोई तल कलामी हो सकती है, तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, कोई इस तरह का ख्याल जहन में आया, सताया? वेल, मैं ये कहूँगी कि डर तो नहीं आया, ख्याल आया था, और एक दफ़ा नहीं, हम रात को भी 10-11 बजे तक भी एंटी बैगरी हम करते हैं, रात के 10-11 बजे उस वक्त बच्चे सड़कों पे निकले होते हैं, एंटी बैगरी ऑपरेशन हमारे हो चलते रहते हैं, और इसके अलावा और भी हमारे डिफरेंट हमारे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे टारगेट्स होती हैं वो हम रात के जो हमारी होती हैं वो हम अचीव करते हैं, तो डर तो नहीं आया, डर तो नहीं लगा, लेकिन ख्याल ज़रूर आया था, लेकिन उस वक्त बस अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे हिम्मत दे और मैं अपनी बच्ची का भी ख्याल रखूं एंड साइमल्टेनियसली अपना प्रोफेशनल काम भी जारी रखूं। सारा, आप सो गई है, अंगूठा लेके नाम तो बिल्कुल बेबी का नाम तो बता दें हमें, हम बड़े क्यूरियस हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो नाम तो होना चाहिए। वो सो गई है एंड जस्ट शी सक्स थंब। अच्छा, ये जो है तो शी हर नेम इज़ उर्वा।
हर नेम इज उर्वा। उर्वा, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन सारा आपसे। आप तो सडनली एक, आपको पता है सोशल मीडिया सेंसेशन बड़े घंटों में, इंसान मिनटों में ही बन जाता है, तो आप बन चुकी हैं सोशल मीडिया सेंसेशन। जो आप जैसी और ख़वातीन हैं जो अभी इस कश्मकश में हैं कि बच्चों को लेके जाएं, कहाँ छोड़ें, क्या करें, क्या पैगाम देंगी उनको कि बस धड़ल्ले से ले जाया करो बच्चे को जहाँ लेके जाना है? मैं यही ज़रूर यही बात है कि हम जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, को वो दुनिया के किसी, आपने खुद एग्जांपल दी स्टार्ट में कि वो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकलिन, आई कैन नॉट रिमेंबर हर सेकंड नेम, लेकिन वो जो हमारी थी जनरल असेंबली के में उन्होंने एड्रेस किया, तो इट वाज हाईली कमेंडेबल। हमारे बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनका उन्होंने भी किया। आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन के ये मैं बच्ची को लेकर गई हूँ, और मैंने मैं ये भी कहूँगी कि मैंने बहुत सी अपनी कलीग्स में, हमारे पूरे माशरे में मैं अपनी फ़ीमेल्स को देखती हूँ, वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं, ख्वाह जो जिस शोबे में भी हों। लेकिन कुछ औरतों को अगर ये डर हो कि मैं बच्चा लेकर जाऊँगी और मुझे इश्यूज़ होंगे, तो चैलेंजेस मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत फेस किए हैं, बिकॉज आई am serving in such as a profession है which is male dominated, which is highly male dominated. I'm the only additional assistant commissioner headquarter in Peshawar. Recently हमारी अभी दूसरी खातून भी पोस्ट हुई एज असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर, लेकिन लास्ट 12 to 14 months से मैं अकेली बंदी थी जो I was serving in Peshawar as a female, and all of my colleagues and bosses and the subordinates all are males. तो मैं ये चैलेंजेस बहुत फेस किए हैं, और फील्ड में भी, विद इन ऑफिस। लेकिन मैं ये कहूँगी अपनी बहनों से कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंट, बी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड बी डिटर्मिन्ड। और जब आप डिटर्मिन होते हैं, आई वुड से इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आएंगे। वो अल्टीमेटली ही इज द वन जो हमें और हम 5 मिनट बात करके हम इतने इंस्पायर हुए हैं, यकीनन बाकी जो आपको देख रहे हैं वो भी बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा। सारा आप तो एग्जाम्पल हैं ही तमाम नौजवान खवातीन के लिए, तमाम यंग मदर्स के लिए, इवन जो यंग मदर्स नहीं भी हैं तो दीगर इधर जिनके बड़े बच्चे हो गए हैं उनके लिए भी, कि अगर आप यहाँ पहुँच सकती हैं तो कोई भी पहुँच सकता है। और ऐसे में आपके हस्बैंड को भी हम ज़रा उनकी भी तारीफ करना चाहेंगे कि उनकी सपोर्ट आपके साथ है। और उर्वा तो बड़ी अच्छी बच्ची, नाइस गर्ल है, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, शी अंडरस्टैंड्स कि बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। सारा थैंक यू वेरी मच। जब भी मैं फील्ड में निकलती हूँ, जी जी जी, थैंक यू वेरी मच एंड मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये है आज का नया, जहाँ इस किस्म की मिसालें जो हैं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया भी आपको पता है ना, बड़ी रोशन मिसालें सामने लेके आ सकता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट गॉसिप ऑल द टाइम। अच्छा, ये याद है आपको पिछले घंटे में मेरे साथ क्या हो रहा था? पब्लिक ऑन एयर, मतलब कि पूरे नेशनल टीवी पे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ अब्दुल्ला? इसलिए शुरू किया था, लिटिल बिट ऑफ एन एजुकेशन। 142 देखे 142 यूं कर लेना, नजर नहीं आ रहा, यूं इसको जी कहते हैं कारमा, इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। मतलब जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, वो ही उल्टी आके पड़े। अब दोबारा से हो ये रहा था कि वो जॉर्ज फुल्टन और शनेरा गेम खेल रहे थे सब्जियों का, तो मैंने सोचा हम नंबर्स का खेल लेते हैं। तो वही हुआ ना, अब ये साबित हुआ कि अगर हम नंबर्स का गेम खेलते तो हमारा एक कांटे का कंपटीशन हो सकता है। बिल्कुल नहीं, आप हारते, क्योंकि आप अभी हार चुके हैं। 82 और 42 में जैसे कोई फर्क ही नहीं है भाई। 42 और 82 में एक छोटी ए का फर्क है, और इसलिए वो चोटी कभी कभी ज़हन से निकल जाती है। आप लोगों को समझ आ गई है ना, आगे चलते हैं, बस इतनी सी बात। लेकिन खबर ये है कि 142 रुपए पे आ गया है डॉलर। आई होप आई एम राइट, हाँ इस दफा ठीक है। 142 पर ट्रेड हो रहा है डॉलर इंटरबैंक में, और जो ओपन मार्केट का इंतजार किया जाएगा। लेट्स सी वहां पर क्या रेट आता है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, इस पे हमने तफसील से बात की है और भी चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ और भी है जो आपसे बिल्कुल, ये तो बड़ी हमारे लिए एक ऑब्वियसली
ये डॉलर वाली बात तो ज़रा डैम्पन कर दिया स्पिरिट्स, लेकिन अब जो बात बता रहे हैं दैट इज़ अ क्रेडिट टू पाकिस्तान। बहुत ही अच्छी बात है, यूनेस्को ने चित्राल के कैलाश कबीले की सकाफत को आलमी विरसे में शामिल कर लिया है। दैट इज़ अ वेरी बिग डील और मकामी अफराद और सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी पे बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार रहीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। पहले तो ये बता दीजिए, आपसे भी हम ज़रा जान लें, ज़ाहिर है आपका तजर्बा है, आपने देखा भी है, कैलाश के लोगों की सकाफत के बारे में हमसे शेयर कीजिएगा। ये कबीला कहाँ से आया, कब से इस इलाके में क़याम पजीर है और क्या ख़ास रिवायात और रिवाज हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं यहाँ के लोगों के? ख़ास तौर पे जो इनकी मज़हबी रसूमात हैं, जो इनका कल्चर है, उसमें काफ़ी लोगों का तजस्सुस है, उसके ऊपर काफ़ी तहकीक हुई है, काफ़ी इसके ऊपर लिखा गया है। इनका जो ओरिजिन है उसके मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ कहते हैं कि सिकंदर आज़म जो उसके फ़ौजी आए थे वो यहाँ पे रह गए और ये उनकी औलाद हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो एक यहीं का एक रहने वाला कबीला है। इनकी जो ज़ुबान है कलाशा, उसके बारे में भी तहकीक हुई है। और असल में ये जो कलाशा लोग हैं, ये तो पाकिस्तान में सिर्फ चित्राल में 3 वादियों में रहते हैं, लेकिन इससे मुल्हिका जो अफ़गानिस्तान का सूबा नूरिस्तान है, वहाँ पर भी यही कलाशा लोग हैं, लेकिन वो सारे मुसलमान हो गए। तो ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं इस हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि कैलाश कबीले की सकाफत यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल होने से इलाके को क्या फ़ायदा होगा? ये जो अभी फ़ैसला किया पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर यूनेस्को ने अपने इजलास में, ये बड़ा अहम है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि इनका जो ये कल्चर है, जो इनकी ये रस्म है सूरी जागक, इसको सेफ गार्ड करना है, इसको बचाना है। तो ज़ाहिर है इसको बचाएंगे तो बाकी भी जो इनकी रसूमात हैं मज़हबी और सकाफ़ती, उसको भी बचाना पड़ेगा। और ये ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ सेहत के लिए आते हैं, काफ़ी यहाँ पे तहकीक का काम होता है। और ये भी अगर ख़त्म हो गए, बहुत थोड़े रह गए हैं 3 से कुछ ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि ये सकाफ़त, ये रसूमात भी इनके साथ मर जाएंगी। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, इस वक्त कैलाश के इलाके के ऐसे क्या मसाइल हैं, हम चाहते हैं आप रोशनी डालें, जिन पर हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए? फॉर इंस्टेंस ज़मीनों पर कब्ज़े के मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये इलाका बहुत पसमानदा है। एक तो इसकी जो सड़क है, जो चित्राल शहर से अयून के रास्ते बम्बुरेत और बाकी जो 2 वादियाँ हैं बिरेर और रंबूर, वहाँ जाती है, वो सड़क बहुत ही बुरी हालत में है। यानी ये बड़ा मुतालबा रहा है इन लोगों का कि सड़क जो है ये पुख्ता की जाए, इसको मेटल रोड बनाया जाए। एक तो ये है कि वहाँ रसाई काफ़ी मुश्किल है, लोग वहाँ पे जीपों में जाते थे और फिर चूँकि यहाँ पे नदी नाले हैं, उसके ऊपर पुल वगैरह बनाने का मसला है। वहाँ पे तालीमी इदारे तो हैं लेकिन शायद वो भी कम है। सेहत के मराकज़, अस्पताल, वो भी बहुत कम हैं। और फिर वहाँ बेरोज़गारी आम है। और एक और जो मसला है वो जो सयाह आते हैं और जो इनको तंग करते हैं, ये भी एक मसला है। और फिर ये है कि वहाँ के जो कलाशा हैं वो भी कुछ काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, तो वो भी अगर अपना जो मखसूस जो इनका डांस है, अगर वो फिर वो पैसे भी मांगते हैं। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू वेरी मच रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। और अनएम्प्लॉयमेंट का मेरा ख्याल है ये जो मसला होता है ये हर जगह होता है। टाइम बहुत कम है और पूरा हफ्ता गुजर गया और आबदी साहब से हमने बात करनी है क्योंकि आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे हैं। आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आबदी साहब क्या हाल है? आबदी साहब, आज जो सवाल आया है वो आप ही की फील्ड से एक्चुअली रिलेटेड भी है। तो पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी तकरीबन 50 से 60% है, जिसमें बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है, जिसमें बहुत से बेरोज़गार हैं और जिसकी एक वजह स्कूलों से तालीमी इदारों में करियर काउंसलिंग और रहनुमाई का ना होना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है काउंसलिंग की अहमियत, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? लेकिन हमें समझना है कि काउंसलिंग है क्या। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा इंटरसेप्शन प्रोसेस है
जिसके तहत आप एक तालिब इल्म की कैरेक्टर को और उसको ऐसी अंडरस्टैंडिंग देते हैं ताकि वो अपने कैरियर के लिए और अपने गोल्स के लिए, अपने एम्स के लिए एक डायरेक्शन को मुतय्यन कर सके और उसमें अगर उसे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो उसे आप रिजॉल्व करते हैं। और ये है वो प्रोसेस करियर काउंसलिंग का जो उसकी सिमत जो है वो बेहतर बना देता है और वो कैरियर अपनाता है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है इन टर्म्स ऑफ उसकी एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ उसके इन्वायरमेंट, उसकी सोशल, उसकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक। और मैं चाहूँगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट कैरियर काउंसलिंग पर अपनी एम्फेसिस को बढ़ाए ताकि हम इन नौजवानों को सही तरह से गाइड कर सकें ताकि ये वो स्किल्स हासिल कर सकें जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है और ये लोग भी नेशनल डेवलपमेंट में शुक्रिया आब्दी साहब। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे 142। Have a great